Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today I'm going to cover a very important topic, bad banks. तो बैड बैंक के बारे में आप चर्चा करेंगे। ये करंट में भी है। इंडिया बैड बैंक टेक्स शेप विद SBI एग्जीक्यूटिव एज फर्स्ट चीफ। तो इंडिया का जो बैड बैंक है वो अब शेप ले रहा है। तो बैड बैंक एक पुराना कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में भी बात की थी हमने बैड बैंक्स की। पारा नाम के बैड बैंक्स की बात की थी। पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी की बात की थी। इकोनॉमिक सर्वे में उसमें बात की थी और बजट 2021 में भी बात की हमने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भी बात की थी वहां पर। तो बजट में भी बात हुई इसकी और इसकी बात हमने इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में भी बात की थी। तो कहने का मतलब यह है कि बैड बैंक एक पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब उसको एप्लीकेशन में लाया जा रहा है। किस तरह से? एक कंपनी बनाई जा रही है जिसका नाम है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और वो रजिस्टर्ड होगी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 74.6 करोड़ इन मुंबई। तो ये पेड अप कैपिटल क्या है समझेंगे। इनिशियली ये क्या करेगी कंपनी? स्टेट रन बैंक्स जो होंगे वो ट्रांसफर करेंगे 22 बैड लोन अकाउंट्स वर्थ 89,000 करोड़ टू नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसको 89,000 करोड़ का जो एनपीए है, बैड लोन है, उसको दिया जाएगा और वो हैंडल करेगा। तो बैड बैंक क्या वाकई में बैड होते हैं या ये कुछ बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं? समझे इस चीज को? तो ये हम समझेंगे। तो पूरा बेस से उठाकर यहां तक हम पूरा एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे और हम इसके बारे में भी जानेंगे कि नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड होता क्या। तो इसकी शुरुआत करेंगे बैड बैंक की एनपीए क्या होता है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम समझेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक के पास कितना नॉन परफॉर्मिंग असेट है और नॉन परफॉर्मिंग असेट किस तरह से प्रॉब्लम है बैंकों के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बैड लोन्स क्यों इतना प्रॉब्लम है और किस तरह से बैड बैंक्स जो हैं वो एज अ सॉल्यूशन काम करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे में जो 2016-17 का इकोनॉमिक सर्वे था, पारा नाम के बैड बैंक की बात की थी, वो हम देखेंगे। और बजट 2021 में असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात की थी, वो भी एकदम बैड बैंक्स को बस बैड बैंक्स ना बोलकर ये बोला वहां पर, ठीक है। और साथ में अब एक्शन में ले आया है उस चीज को और एक्शन में लाने के लिए एक कंपनी बनाई गई है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और रजिस्टर्ड किया गया है विद पेड अप कैपिटल ऑफ 74.6 करोड़। नाउ इसको हम एकदम बेस से उठाकर एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, वाकई में हम इसको डीपली एकदम डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछेगा कि NARCL क्या है। तो यूपीएससी ये सवाल नहीं पूछेगा। यूपीएससी बैड बैंक्स के बारे में पूछेगा और वो किस तरह से एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो आपसे ये पूछ सकता है। तो हमको वो समझना ज्यादा जरूरी है, या ये भी समझेंगे पर उस पर पूरा बेस बनाने के बाद एडवांस लेवल पर आएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं पहले कि जो बैंक्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो बैंक बेसिकली करते क्या है? डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और डिपॉजिट्स पर लो इंटरेस्ट रेट पेड करते हैं डिपॉजिटर्स को। तो आपने डिपॉजिट लिया, डिमांड डिपॉजिट भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, जिसे हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, लोगों से पैसा लिया और लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पेड किया, लेट्स से 3.5% का इंटरेस्ट रेट पेड किया, ठीक है भाई। नाउ जो पैसा बैंक के पास आता है उसको वो लोन में एक्सटेंड करती है, लोगों को लोन में एक्सटेंड करती है, दैट टू विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स से 8 to 9% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो आपने सामने वाले को जो लोन एक्सटेंड किया वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया और इनको दिया कम, तो बीच में कुछ गैप होगा, उस गैप से बैंक अपनी फंक्शनिंग चलाता है। तो बैंक के जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बैंक जिस लैंड पर बना है उसका रेंट पे किया जाएगा और बैंक का प्रॉफिट भी। तो बैंक इस तरह से काम करता है, ठीक है। बेसिक सी चीज है, सबको पता। चलिए भाई, लेकिन बैंकों की असेट और लाइबिलिटीज क्या होती है? असेट एंड लाइबिलिटीज समझना जरूरी है, क्योंकि हम नॉन परफॉर्मिंग असेट समझेंगे। तो वो असेट है तो पहले असेट समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि ये नॉन परफॉर्मिंग क्यों है, ठीक है भाई। नाउ कोई भी चीज आपकी असेट और लाइबिलिटी कब होगी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है भाई, जो चीज आपकी है, समझना इस चीज को, जो चीज आपकी है किसी और ने ली है, तो वो जो आपकी है वो आपके लिए असेट है, किसी और के लिए लाइबिलिटी है जिसको आपने दी है। लाइबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। किसी को आपने 100 रुपए दे दिए तो 100 रुपए आपके थे, तो 100 रुपए आपका असेट हुआ। किसी और को दे दिए, वो आपको रीपे करेगा, यानी उसकी अब वो लाइबिलिटी है कि उसको चुकाना है आपको, तो क्या है? लाइबिलिटी है। तो बैंक के केस में समझें क्या है असेट एंड क्या है लाइबिलिटी। बैंक ने डिपॉजिटर से पैसे लिए तो इनका पैसा था, तो इनके लिए तो असेट है,
लेकिन इनसे पैसा ले लिया डिपॉजिटर से, तो बैंक के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है। तो डिपॉजिट्स जो भी बैंक के पास आता है वो बैंकों के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जब भी इंसान आएगा मांगने पैसा, बैंकों को पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन एक बार पैसा ले लिया, अब वो बैंक का पैसा है। जब तक कोई मांगने नहीं आ रहा है तब तक वो बैंक का पैसा है। बैंक ने किसी को लोन में दिया, किसी को बैंक ने लोन में दिया वो पैसा, तो बैंक का पैसा है, तो बैंक के लिए क्या है, असेट है। और जो लोन में किसी और को पैसा दिया है उसको पैसा वापस करना है विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो क्या है, उसके लिए लाइबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि असेट एंड लाइबिलिटी ये रिलेटिव टर्म्स हैं, किस बिहाफ पर यूज किए जा रहे हैं ये समझना पड़ेगा आपको। तो जो बैंक का, अगर बैंक के हिसाब से समझे, बैंक को रेफरेंस पॉइंट मानकर समझे, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या है, डिपॉजिट्स आर द लाइबिलिटी एंड लोन्स आर द असेट फॉर द बैंक्स। तो जो भी लोन्स होंगे वो क्या होंगे, बैंक के लिए असेट होंगे। समझे इस चीज को? अब दिमाग में बैठा लो दो चीजें, डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटीज क्योंकि उनको वापस करना है, और लोन्स आर द असेट फॉर द बैंक्स क्योंकि वो असेट इसलिए हैं क्योंकि वो किसी और को दिया है, क्योंकि बैंक का है, जिसको दिया है उसके लिए लाइबिलिटी है, वो अलग बात है। यहां तक क्लियर है? अब समझते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट का कॉन्सेप्ट। तो असेट आपने समझ लिया, बैंकों के लिए असेट क्या है, लोन है। ठीक है भाई, अब समझते हैं कैसे काम चलेगा। समझो इस चीज को। लेट्स से एसबीआई है और एसबीआई ने मुझे पैसा दिया, ठीक है। लेट्स से मैंने उनसे 10 लाख रुपए का लोन लिया, सम इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेंगे वो, लेट्स से 10% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। 1 साल के लिए लोन लिया है मैंने, और मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। मैं इतना अच्छा आदमी हूं कि मैं बैंक को ईएमआई, जिसे हम बोलते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रूप में मैं पैसा वापस करूंगा। तो हर मंथ में जितना भी मुझे टोटल पैसा देना है, लेट्स से 12 मंथ में मुझे 12,000 रुपए देने, अभी मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, 12,000 रुपए मान लीजिए, तो हर मंथ में मुझे 1,000 रुपीज़ देने हैं। 1,000 में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, यानी मेरी ईएमआई कितनी की है, 1,000 रुपीज़ की है। मैंने बैंक को हमेशा टाइम पर पैसा दिया है, तो जो भी डेट थी, जिसे हम ड्यू डेट बोलते हैं, जिस डेट पर हमें पैसा ईएमआई भरना होता है, उस डेट से बाहर चले गए तो ड्यू डेट को हमने पार कर लिया, ठीक है, तो ओवर ड्यू हो गया। तो जिस डेट को पैसा भरना होता था, मैंने एकदम आराम से उस पैसे को भरा। हर मंथ में मैंने ड्यू डेट से पहले ही बैंकों का पैसा वापस कर दिया। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं क्योंकि मैंने बैंक का पैसा वापस कर दिया। तो बैंक ने कुछ चीज कमाई, तो बैंक ने प्रिंसिपल तो जो दिया था उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट कमाया। समझो इस चीज को, बैंक ने इंटरेस्ट कमाया। इंटरेस्ट कमाया यानी बैंक का जो लोन था, जो उन्होंने लोन मुझे दिया, उस लोन ने बैंकों को कुछ कमा कर दिया। वो बैंकों को जो कमा कर दिया वो क्या था, इंटरेस्ट था। दैट मीन्स कि जो बैंक के असेट थे वो परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्म करने का मतलब ये है कि वो अपना काम कर रहे थे। उनका काम क्या है कि बैंक जब किसी को लोन दे तो वो उसको इंटरेस्ट कमा कर लाकर दे। तो बैंक ने जो लोन दिए, यानी जो बैंक का असेट था, वो परफॉर्म कर रहा था। क्यों? क्योंकि जिसको असेट दिया था, जिसको लोन दिया था, उसने टाइम से पैसा पूरा वापस किया, विथ इंटरेस्ट वापस किया। दैट मीन्स दैट एसेट इज कॉल्ड परफॉर्मिंग असेट। ऐसे असेट जो बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं उनको बोलेंगे परफॉर्मिंग असेट। दे आर द स्टैंडर्ड असेट ऑफ द बैंक। स्टैंडर्ड क्यों बोला? अरे बहुत अच्छे असेट है भाई। क्यों? क्योंकि वो कमाकर बैंक को वापस पैसा लाकर दे रहे हैं। नाउ समझते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या है। ऐसे असेट जो परफॉर्म ना करें, जो बैंकों के लिए प्रॉब्लम की बात बन जाए, उनको बोलेंगे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने किसी को लोन दिया, बैंकों ने किसी को लोन दिया, उसने लोन वापस नहीं किया, प्रिंसिपल भी नहीं वापस किया, इंटरेस्ट भी वापस नहीं किया, तो ऐसा असेट तो बहुत बेकार असेट है, क्योंकि वो तो गया ही गया, साथ में कुछ लाने वाला था वो तो लाया ही नहीं, खुद भी चला गया। अब इसको टेक्निकल रूप से समझते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट है क्या। ऐसा असेट जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको बोलेंगे हम नॉन परफॉर्मिंग असेट। लेट्स से बैंकों से मैंने 10,000 रुपीज का लोन लिया था और 2,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट के रूप में पे करना था 1 साल में। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 12,000 पे करना है, यानी हर मंथ में मुझे 1,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के नाम का वापस करना है, यानी हर मंथ में मुझे ईएमआई भरनी है। लेट्स से जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझो इस चीज को। ईएमआई भरनी है मुझे 12 महीने तक। जैन से शुरुआत की मैंने जनवरी में अपनी ईएमआई भर दी, बहुत अच्छा आदमी हूं मैं। फरवरी में भर दी, मार्च में भी भर दी, अप्रैल में भी, मई में भी और जून में भी मैंने भर दी यहां तक। जैसे जुलाई आया तो मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए नहीं है, मेरे पास बैंकों का ईएमआई भरने का पैसा नहीं है।
तो 1 जुलाई को लेट से मुझे ड्यू डेट थी, पे करना था पैसा, मैं पे नहीं कर पाया। बैंकों ने मुझसे पूछा फोन करके कि सर आपने अपनी ईएमआई नहीं भरी इस बार। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं भर पाया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, जब अगला मंथ आए तो आप पिछले मंथ का भी भर देना और इस मंथ का भी भर देना। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल भर दूंगा। अगला मंथ आया तो मैंने बैंकों से कहा कि मेरे पास पैसे तो हैं पर इतने नहीं है कि मैं पूरा चुका पाऊं, तो मैं ऐसा करता हूं आपको इंटरेस्ट वापस कर देता हूं दोनों महीने का, और प्रिंसिपल अभी नहीं वापस कर पाऊंगा। प्रिंसिपल में क्या करता हूं, सितंबर में पे कर दूंगा। तो बैंकों ने कहा चलो ठीक है, अभी आपके पास हालत आपकी ठीक नहीं है तो आप सितंबर में पे कर देना। लेकिन जब सितंबर आया तो आई वॉज अनेबल टू पे, ना ही प्रिंसिपल पे कर पा रहा था ना ही इंटरेस्ट पे कर पा रहा था। तो मैं कुछ भी पे करने की अवस्था में नहीं था। आई वॉज नॉट इन द कंडीशन टू पे एनीथिंग टू द बैंक। तो 1 जुलाई से 90 दिन निकल गए और मैंने या तो बैंकों को प्रिंसिपल नहीं दिया, या तो बैंकों को इंटरेस्ट नहीं दिया, या तो बैंकों को प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों नहीं चुकाया। कितने दिनों तक? 90 दिनों तक। जैसे ही 90 दिन हो जाएंगे तो बैंक उस असेट को बोलेगा नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो बैंक 90 दिनों तक वेट करेगा कि आप पैसा चुका दें। 90 दिनों तक आपने अगर नहीं चुकाया, या तो प्रिंसिपल नहीं चुकाया, या तो इंटरेस्ट नहीं चुकाया, या तो दोनों नहीं चुकाया, तो बैंक उसको बोलेगा नॉन परफॉर्मिंग असेट, क्योंकि बैंक ने जो लोन दिया है वो बैंक का असेट है एंड दैट असेट इज नॉट परफॉर्मिंग नाउ। ऐसे असेट को बोला नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब भैया सोचो यार, तुम किसी को लोन दे रहे हो और वो नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाए, यानी वो लोन वापस ही ना आए या ना ही इंटरेस्ट आए, तो क्या वो वाइबल बिजनेस होगा? क्या बैंक जो है वो वाइबल बिजनेस कर पाएगा? एक दिन बैंक डूब जाएगा अगर एनपीए बहुत ढेर सारे बन गए। ऐसे लोगों को लोन दे दिया जो वापस ही नहीं कर रहे, तो डिपॉजिट्स का पैसा कैसे वापस करेगा बैंक? विथ इंटरेस्ट। लो है लेकिन इंटरेस्ट तो है, तो कैसे वापस करेगा? तो बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि एनपीए इज अ प्रॉब्लम फॉर बैंक बिकॉज दीज आर बैड असेट। स्टैंडर्ड असेट क्या था? ऐसा असेट जो मैं टाइम से पे कर रहा था, दैट असेट वाज अर्निंग फॉर द बैंक, वो इंटरेस्ट मुझसे लाकर दे रहा था बैंक को। नॉन परफॉर्मिंग असेट इज अ बैड असेट। क्यों भाई बैड असेट? क्योंकि ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, बैंक को कमा कर दे ही नहीं रहा है कुछ भी, और कभी कभी तो ये भी चला जाता है। So they are non-performing asset and this non-performing asset is a problem for the bank। तो पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये भी समझ लेते हैं, और इसको एक चार्ट से समझ लेते हैं। देखिए इस चीज को, ग्रॉस एनपीए एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स, और ये जो चीज है ये पब्लिक सेक्टर बैंक की है और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक की है। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो एनपीए हैं वो कितना है? 1 से 2% के बीच में, 1 to 2% ऑफ टोटल लोन्स। तो जितने भी लोन उन्होंने दिए हैं उसका 1 से 2% क्या बना है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना है। यानी एनपीए बहुत कम है। यानी ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, अच्छे लोगों को लोन देते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है लोन को वापस करने की, और वो वापस कर देते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक की हालत देखिए, इन्होंने जितने भी लोन दिए उसका 9 to 10%, अगर 100 करोड़ का लोन दिया है तो उसमें 10 करोड़ रुपीस जो है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट है। सो पब्लिक सेक्टर के केस में बहुत ढेर सारा नॉन परफॉर्मिंग असेट है। नाउ दिस नॉन परफॉर्मिंग असेट इज अ प्रॉब्लम फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इसका सॉल्यूशन लाना चाहिए, चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होगा? लोन की रिकवरी करनी पड़ेगी। चलिए भाई समझते हैं, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है बात? चलिए अब समझते हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग असेट एक प्रॉब्लम है। दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द बैंकिंग सेक्टर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा तो एक कमिटी बनी, नरसिम्हम कमिटी 1993 में, और उस कमिटी ने रिकमेंड किया कि एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स बनाया जाए, DRT बनाया जाए, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। तो पूछा गया क्यों बनाया जाए? तो एनपीए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेगा आप समझो इस चीज को। नाउ बैंकों ने जब लोन दिया और इस व्यक्ति ने लोन वापस नहीं किया, तो वापस नहीं किया, लेकिन इसने जब लोन लिया था तो लोन लेने के चक्कर में बैंकों ने इससे कुछ सिक्योरिटी मांगी थी, जिसे हम बोलते हैं कोलेटरल, कि कुछ संपत्ति रख के जाओ, ये जो तुम लोन ले रहे हो इसके बदले में कुछ संपत्ति रख के जाओ, कोलेटरल गिरवी रख कर जाओ। कुछ इसने कोई चीज गिरवी रखी होगी, हो सकता है अपना घर गिरवी रखा हो सकता है अपनी फील्ड गिरवी रखी हो, कुछ चीज गिरवी रखता है, ठीक है। नाउ जब ये व्यक्ति लोन वापस नहीं कर पाया तो एसबीआई क्या कर सकता है? इस कोलेटरल को क्या कर सकता है? मार्केट में जाकर बेच सकता है,
और बेचकर अपना पैसा की रिकवरी कर सकता है। तो लोन की रिकवरी इस तरह से हो सकती है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया तो लोन की रिकवरी करेगा बैंक। कैसे करेगा बैंक? कोलेटरल जो होगा उसको बेच देगा और उससे पैसे वसूल लेगा। लेकिन यह करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यह करना इस तरह से मुश्किल हो रहा था कि जब भी एसबीआई को किसी के कोलेटरल को बेचना था तो उसको कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी, ऑर्डिनरी कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। और ऑर्डिनरी कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग है, 3.3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। उनमें से ये भी केस जाएंगे तो भैया कोर्ट तो बहुत लेट कर देगा। और यही वजह थी कि बहुत लेट हो रहा था और जो एसबीआई था या जो भी बैंक्स थे वो अपना पैसा वसूल नहीं कर पा रहे थे। तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता ही चला जा रहा था, वो रिकवरी भी नहीं हो पा रही थी। और रिकवरी ना होना तो बैंकों के लिए बड़ा खराब बात है, क्योंकि डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करना है। तो ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स में केस बहुत लंबे चलते हैं। तो नरसिम्हम साहब ने कहा 1993 में कि इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाया जाए, जिसे हम बोलेंगे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। मैं आपको पूरा सीक्वेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो डीआरटी में क्या होगा? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स में क्या होगा? डेट की रिकवरी के लिए है, तो फास्टर रेजोल्यूशंस होंगे। ठीक है। लेकिन देखा गया 1993 से देखा गया 1998 तक कि इससे भी कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है। तो फिर क्या किया जाए? एडिटर साहब इसको कट कर दीजिएगा, मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। टेक्निकल ग्लिच है, इसको करना पड़ेगा आपको। सो 1993 से 1998 तक ये देखा गया कि ये भी कुछ तरह से इफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। तो फिर नरसिम्हम कमिटी 2 आई 1998 में, और उस कमिटी ने बताया कि एक लॉ के द्वारा इसको और पावरफुल बनाना पड़ेगा, एक एक्ट बनाना पड़ेगा जिससे डीआरटी और स्ट्रेंथेन हो। ये ट्राइब्यूनल्स को और पावर देने के लिए कुछ एक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस एक्ट को बनाया गया 2002 में, जिसको हम बोलते हैं सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट ऑफ 2002। इस एक्ट ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति अपना लोन वापस नहीं कर रहा है तो कोलेटरल्स को बेच सकते हैं विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम बैंक, परमिशन फ्रॉम कोर्ट, आई एम सॉरी, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम कोर्ट। तो कोर्ट की परमिशन की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्टली कोलेटरल को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो ये पावर दी गई, डीआरटी को पावर दी गई सरफेसी एक्ट 2002 के द्वारा। अगर किसी को अपील करनी हो, डीआरटी ने जो भी डिसीजन लिया उसको कोई अपील करनी हो तो डीआरएटी में जा सकता है, डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल में। यहां तक समझ में आई बात? ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद एक और सॉल्यूशन के रूप में लाया गया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में, और एक सॉल्यूशन के रूप में लाया गया। अब आईबीसी की बात यहां नहीं करेंगे, आईबीसी की बात किसी और सेशन में करेंगे जब आईबीसी की बात करेंगे। और एक सॉल्यूशन लाया गया बैड बैंक्स का। अब ये बैड बैंक्स का जो सॉल्यूशन है ये समझने की जरूरत है। तो बैड बैंक का सॉल्यूशन हम समझते हैं कि बैड बैंक किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। चलिए बैड बैंक की सॉल्यूशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। बैड बैंक करेगा क्या? मान लीजिए जो बैंक्स हैं, एसबीआई, ये हैं मुन्ना भाई जानते हैं आप, मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है। और एक है सर्किट है, इस सर्किट का नाम है बैड बैंक्स। क्या नाम है भाई? बैड बैंक्स। एग्जांपल समझेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनकी रिकवरी करनी है। तो मुन्ना भाई ने क्या कहा कि सर्किट को बोला कि जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है मैं तुम्हें दे देता हूं कि इन लोगों ने इतना रुपए नहीं दिया है, ये लिस्ट है, ये ले लो
और सर्किट जाओ और पैसा लेकर आओ, इनसे जाओ और रिकवरी करके आओ। तो सर्किट किसी तरह से रिकवरी करेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में जिस सर्किट की बात हुई, जिस बैड बैंक की बात हुई, उसका नाम था पारा, PARA, पब्लिक असेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, पब्लिक सेक्टर असेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। अब ये क्या था? ये सर्किट, जो पारा नाम का सर्किट बनाया गया, ये किस तरह से काम करेगा इसको समझते हैं। तो पारा से क्या कहा गया कि पारा सर्किट है, तो सर्किट से कहा गया कि जाके लोन की रिकवरी करो। अब लोन की रिकवरी किस तरह से कर सकता है सर्किट, ये समझते हैं। तो सर्किट गया उन लोगों के पास जिन्होंने अपना लोन वापस नहीं किया था और उनसे कहा कि भाई देखो, मैं पहले प्यार से समझाता हूं, उसके बाद मैं अपना वो निकालूंगा और फिर मैं 2-4 अंदर डाल दूंगा। तो पहले मैं प्यार से समझाने की कोशिश करता हूं। तो ऐसा करता हूं, मैं लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर देता हूं, लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर देता हूं कि यार चलो, तुमको पहले मैं प्यार से कहता हूं कि किस तरह से, लेट से तुमने मुझसे लोन लिया है 100 रुपए का, 8% पर वापस करना था तुम्हें, 1 साल के लिए लिया था तुमने। तो पहला मैं ये काम ये करता हूं कि तुम्हें 8% जो देना था वो 8% मत दो, तुम मुझे चलो 6% दे दो, यानी मैं इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकता हूं। ठीक है, ये एक पहला काम ऑप्शन दिया उसको। दूसरा काम सर्किट ने कहा कि दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं, ये जो टाइम पीरियड है 1 साल में तुम्हें लौटाना था, मैं उसको बढ़ाकर चलो 3 साल कर दे रहा हूं, यानी मैं टेन्योर को इंक्रीज कर दे रहा हूं। ठीक है, हो सकता है ये आदमी ना आदमी हो के, ये कंपनी हो एक, ये इंडिविजुअल ना होकर ये कंपनी हो। तो कंपनी से कहा गया कि जितना भी तुमने डेट लिया है, लोन लिया है, मैं क्या करता हूं, इस डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर देता हूं, शेयर्स में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर्स को बेच दूंगा, उससे जो पैसा आएगा वो पैसे से मैं लोन की रिकवरी कर दूंगा। बात समझे? तो 3 बातें कही सर्किट भाई साहब ने कि यार ऐसा करता हूं, मैं इंटरेस्ट रेट कम कर देता हूं, या तो मैं टाइम पीरियड बढ़ा देता हूं, या तुम कंपनी हो तो मैं ऐसा करता हूं, जो भी तुमने लोन लिया है उस लोन को मैं शेयर्स में कन्वर्ट कर देता हूं और शेयर्स को जाकर मार्केट में बेच देता हूं, उससे पैसा आएगा, मैं लोन की रिकवरी कर लेता हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया, और दूसरा ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सर्किट भाई ने कहा कि अगर तुम लोन नहीं दे रहे हो तो फिर तो मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, लोड करके, हाँ, इसका मतलब कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा, उसकी नीलामी करना पड़ेगा, बेच बूझ के जो भी कोलेट्रल है, आपने घर रखा, घर को बेच बूझ के जितना भी पैसा मिलेगा वो सब ले आऊंगा और अपनी लोन की रिकवरी कर लूंगा। तो पहले प्यार से समझाया, सॉफ्ट पावर अप्लाई किया और फिर हार्ड पावर अप्लाई किया। पहले क्या बोला कि यार मैं इंटरेस्ट रेट कम कर दे रहा हूं, मैं टाइम पीरियड को बढ़ा दे रहा हूं, मैं डेट को सिक्योरिटीज में, डेट को शेयर्स में कन्वर्ट करके मैं मार्केट से पैसा बोरो कर ले रहा हूं। और फिर जब ये बैंक नहीं माने कि यार ऐसा, कंपनीज नहीं माने कि ऐसा मत करो, तो कहा कि मैं तुमको लिक्विडेट कर देता हूं, मैं लिक्विडेट करूंगा, जो भी तुमने कोलेट्रल रखा है नीलामी कर दूंगा, उससे जो भी पैसा आएगा उससे क्या करूंगा, अपने लोन की रिकवरी कर लूंगा। तो बैड बैंक का काम क्या है, अगर आपने समझा यहां पर, तो बैड बैंक इज नॉट अ बैड बैंक, वो बैड काम नहीं कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम कर रहा है? जो भी बैंक्स के एनपीए हैं, समझो इस चीज को, आप समझ में आ जाएगा, जो भी इस बैंक्स के एनपीए हैं उन एनपीए को ट्रांसफर कर देगा बैड बैंक के पास। तो बैंक, जितने भी बैंक के एनपीए हैं उसको कहां पर ट्रांसफर कर देगा? बैड बैंक, यानी सर्किट के पास ट्रांसफर कर देगा। और सर्किट क्या करेगा? वसूली करेगा। और वसूली के 3 तरीके हैं सर्किट भाई साहब के पास। पहला, इंटरेस्ट को कम कर देना, टाइम पीरियड को बढ़ा देना। दूसरा, क्या कर देना भाई, बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट करके पैसा इन्वेस्टर से लेकर रिकवरी कर लेना। और तीसरा, कंपनी को लिक्विडेट कर देना। यह है बैड बैंक का असली काम। समझे इस चीज को? समझे? तो बैड बैंक क्या करेगा? इट्स नॉट बैड इन नेचर। बैड बैंक क्या करेगा? वो जो भी बैंकों के पास बैड असेट है, उस बैड असेट को लेकर उसको जाकर रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई, उस बैड बैंक का नाम बनाया गया पारा। अब ये बैड बैंक के नाम चेंज होते रहेंगे, चेंज होते आप देखिए। इसको पहले बोला गया कि पारा बनाएंगे, पारा एक तरह का क्या है? बैड बैंक है। सर्किट के नाम चेंज हो रहे हैं, अब पारा बोला गया उसको। फिर बजट 2021 में बोला गया इसी चीज को, बैड बैंक के नाम को रीनेम कर दिया। रीनेम करने की आदत सी हो गई, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। तो रीनेम करके बनाया गया असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC, एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC। तो इसी को बोला गया ARC और AMC कि हम असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे और या असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाएंगे।
तो बजट 2021 में बात की गई। और असेट रिकंस्ट्रक्शन, देखो नाम देखो यार, असेट जो भी है उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है, यानी दोबारा उसको लाना है, मैनेजमेंट करना है उसका। तो बैड बैंक का नाम बस चेंज कर दिया, लेकिन जो सोल है, जो आत्मा है, वो क्या है, बैड बैंक का ही कॉन्सेप्ट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब देखिए इसको हमने क्या बनाया, अब ये न्यूज आपके पल्ले पड़ेगी। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, व्हाट इज दिस? दिस इज अ बैड बैंक विथ पेड अप कैपिटल ऑफ 74.6 करोड़ इन मुंबई, मुंबई में बनाया गया। अब ये पेड अप कैपिटल क्या है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि यार दोस्त मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मुझे बस 100 रुपए दे दो। तो मेरे दोस्त ने कहा 100 रुपए मैं दे दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मेरी जेब में केवल 20 रुपए हैं, अभी मैं तुम्हें तुरंत 20 रुपए दे देता हूं, कल मैं तुमको 80 रुपए और दे दूंगा। मैंने कहा वेरी गुड। उस दोस्त ने मुझे 20 रुपए दे दिए, तो उसने जो 20 रुपीज मुझे पे कर दिए, दिस इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल देने कितने थे, 100 रुपीज, दिया कितना, 20 रुपीज। तो 20 रुपीज इज अ पेड अप कैपिटल। ओवरऑल कैपिटल कितनी देनी थी, 100 रुपीज की। सो इन द सिमिलर वे इसको मिलने थे, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलने थे 100 करोड़ रुपीस। ऑथराइज कैपिटल इतनी थी, कितना मिलना था उन्हें, लेकिन एक्चुअल में कितना पेड अप हुआ, वो है 74.6 करोड़, और मुंबई में बनाया गया। तो पेड अप कैपिटल बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये करेगा क्या, समझो अब इस चीज को, जो मैंने बोला था अब ये समझ में आएगा। स्टेट रन बैंक्स के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्योंकि उनके एनपीए ज्यादा हैं, वो क्या करेंगे, जो भी स्टेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे, वो अपना 22 बैड लोन्स अकाउंट, उनके 22 बैड लोन्स अकाउंट जिसकी कीमत कितनी है, 89,000 करोड़ रुपीस, उसको ये इनको ट्रांसफर कर देंगे और ये लोन की रिकवरी करेंगे। कैसे करेंगे आपको पता है, ये लोन की रिकवरी करेंगे। और इसका हेड बनाया गया एसबीआई के एक जो हैं स्टेट असेट का जो अच्छे से संभालते हैं, उनका नाम है पद्म कुमार माधवन नायर। ये स्टेट असेट के एक्सपर्ट हैं, एसबीआई से हैं, इनको चीफ बनाया गया, इसीलिए लिखा गया इंडिया बैड बैंक टेक शेप विद एसबीआई एग्जीक्यूटिव एज अ फर्स्ट चीफ। उनका नाम क्या है, पद्म कुमार माधवन नायर। और भी बहुत लोग हैं, अदर डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता हैं, एसबीआई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर साली शिवकुमारन हैं, नायर हैं, एंड कैनरा बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स अजीत कृष्णन नायर हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, वो नाम ज्यादा जरूरत नहीं है जानने की, क्योंकि यूपीएससी नाम नहीं पूछेगा कि एग्जीक्यूटिव हेड का नाम क्या है, वो बैड बैंक के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चंस करेगा। अब समझो एक चीज कि प्रॉब्लम को बैड बैंक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो कैसे सॉल्व किया, एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्योंकि वो गया सर्किट गया और रिकवरी करके लाया। अब समझो इस चीज को, बैंक की अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो इससे फायदा क्या होगा, ये तो समझते जाओ। लास्ट में क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि जब बैंक के एनपीए कम होंगे तो बैंक की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लोन देने की कैपेसिटी विल इंक्रीज, वो लोन ज्यादा दे पाएगा इकोनॉमी में। और याद करो जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, कनेक्ट क्या था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट ऑफ एक्सपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड्स, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। ये सब कैसा होगा, जब लोन बैंक ज्यादा देगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, जब ज्यादा लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में, कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, तो जीडीपी जो है वो ग्रो होगी, तो जीडीपी ग्रोथ आएगी। ये है कनेक्शन। बैंक इस तरह से रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने में। तो बैंकों ने क्या किया, बैंकों के पास एक प्रॉब्लम आ गई, बैंकों को एक वायरस ने हिट किया, उस वायरस का नाम था नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उस वायरस को मारने के लिए हमने वैक्सीन लाई, वैक्सीन का नाम था बैड बैंक्स। और भी वैक्सीन थी, आईबीसी लाया हमने डीआरटी बनाया, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, और ये भी वैक्सीन थी, इसका नाम है स्पुतनिक 5, बैड बैंक्स। तो बैड बैंक्स का कॉन्सेप्ट आया और बैड बैंक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, एक्शन में लाया गया, सर्किट को एक्शन में लाया गया, क्या नाम बनाकर, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नाम बनाकर, विद पेड अप कैपिटल ऑफ 74.6 करोड़। अब आपको पता है पेड अप कैपिटल क्या है, कौन हेड कर रहा है, एसबीआई के एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। तो मेन हेड कौन है आप जानते हैं। ये थी पूरी न्यूज। इस न्यूज को समझने के लिए आपको इतना सब कुछ समझना बहुत जरूरी था। देखिए न्यूज तो मैं भी बता सकता हूं कि ये क्या है, ये कौन है, इनमें कौन कौन से होंगे, ये करेगा क्या, मैं बता सकता हूं,
लेकिन वो डेप्थ आप पर नहीं आएगी। वो जो डीप आपको जाकर वो सोचना है, मैं इसको ना 15 मिनट में भी कवर करके खत्म कर सकता था। मैं इतना एफर्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से हिस्ट्री में जाकर आपको मैंने उसका रेलेवेंस समझाते हुए यहां तक लाया। ये थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना है, क्योंकि यूपीएससी सतही चीजें, सरफेस वाली चीजें नहीं पूछेगा कि करंट अफेयर में ये चीज है तो ये पूछ लेता हूं। वो ये नहीं पूछेगा, वो आपके अंदर की डेप्थ को एनालाइज करेगा। उस डेप्थ तक आपको जाना है। और याद रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें डेप्थ मैटर करता है, आप कितना डीपली उस चीज को पढ़ रहे हैं। तो करंट अफेयर, केवल करंट अफेयर, बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जिसमें करंट अफेयर्स ऐसे बताते हैं, ऊपर ऊपर की चीज बता देते हैं एकदम, पर ठीक है, पर आप कस्टमर हैं उनके, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आप वही कंज्यूम कीजिए जो आपको फायदा दे, जो जिसकी वजह से आपको दस्त लग जाए उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मेरा रैशनैलिटी यही कहता है। तो आप चीजों को डेप्थ में एनालाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।